सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम मना रहे हैं विश्व आर्थराइटिस डे। विश्व आर्थराइटिस डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं और आर्थराइटिस वास्तव में क्या है, लक्षण क्या हैं और किस तरह से इसका उपचार किया जाता है, क्या इलाज है और बदलती जीवन शैली का क्या प्रभाव है आर्थराइटिस पर। इन सब विषयों पर बातचीत के लिए हमारे बीच हैं शहर के जाने माने वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोमेश गौड़। डॉक्टर गौड़, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं आकाशवाणी का आभार प्रकट करना चाहूँगा मुझे इस विषय पर बात करने के लिए बुलाने के लिए। डॉक्टर रोमेश गौड़, जैसे कि कल हम ये दिवस मनाने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? जी, आर्थराइटिस मैं कहूँगा एक नेसेसरी ईवल बोलते हैं हमारे, यानी सबको होना है एक एज के बाद जी। और आम भाषा में इसको गठिया रोग या गठिया बाय हम लोग इस रूप में पहचानते हैं, जिसमें कि आपके जोड़ों में दर्द रहता है जो कि मूवमेंट में बढ़ जाता है, पालथी मारने में, सीढ़ी चढ़ने में, उकड़ू बैठने में आपको तकलीफ होने लग जाती है। ये सब गठिया रोग के लक्षण हैं और इसी के लिए लोगों को, जनता को जागरूक करने के लिए ये वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है, जिससे हम उपचार से पहले इसका बचाव कर सकें और अर्ली स्टेजेस में इसको आइडेंटिफाई करके पकड़ के इसका बेहतर इलाज किया जा सके। डॉक्टर रोमेश गौड़, जैसे आपने कहा कि एक उम्र के बाद इसका होना लाजमी है, हम जानना चाहेंगे क्या आर्थराइटिस को क्लासिफाई भी कर सकते हैं, क्या इसको हम विभाजित कर सकते हैं कि कई तरह की आर्थराइटिस होती हैं? जी बिल्कुल। ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो आम भाषा में हम प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, वो उम्र के साथ ही आती है। धीरे धीरे जोड़, जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ती हैं, ऐसे ही हमारे जोड़ भी धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं। आम भाषा में ग्रीस खत्म हो गया ऐसा बोला जाता है। जी जी। तो ये तो उम्र से संबंधित हो गया। लेकिन अगर किसी को जोड़ की हड्डी में कोई चोट लगी है तो उम्र से पहले भी इस तरीके की परेशानी आ सकती है, जिसको सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। यही परेशानी कभी कभी इन्फेक्शन के कारण या कुछ नेचुरल आपकी शारीरिक बनावट कुछ ऐसी थी कि हड्डियों में प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, उससे भी आर्थराइटिस पैदा हो सकती है। ये सब सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस कहलाती है और प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस जो सबको होना है उम्र के साथ, उसको प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। क्या महिलाओं में और पुरुषों में इसकी जो संभाव्यता है क्या अलग अलग है? हाँ, ऐसा देखा गया है कि स्पेशली मीनोपॉज के बाद, जब हमारा मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसके बाद लेडीज़ में हार्मोनल चेंजेस होते हैं काफ़ी सारे, जिसमें उनको और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने जोड़ों का, और इस वजह से महिलाओं में उस एज में थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा। डॉक्टर गौड़, आमतौर पर रोमेटाइड आर्थराइटिस की चर्चा की जाती है और कहा जाता है इसमें बुखार भी आता है। थोड़ा बताएं कि ये रोमेटाइड आर्थराइटिस क्या है? जी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक बिल्कुल ही सेपरेट एंटिटी है, बीमारी है, जिसमें कि खून की गठिया होती है। आपके खून में कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो आपके जोड़ों में जाके और जोड़ों को नुकसान करने लग जाते हैं। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है और बड़ा अच्छा सवाल है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक्चुअली 30s में और फीमेल्स में बड़ा कॉमन है। तो अगर आप 30 से 40 साल की महिला हैं और आपको जोड़ों में दर्द स्पेशली सुबह उठ के अगर हो रहा है, मॉर्निंग स्टिफनेस जिसको बोलते हैं, पूरे क्राइटेरिया हैं 4-5, अगर आपको उस तरीके की तकलीफ है तो आपको अपनी जाँच रोमेटॉइड के लिए भी करानी चाहिए। डॉक्टर गौर, इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं? जब हम गठिया की बात करते हैं, कैसे एक व्यक्ति संदेह करे कि उसे गठिया हो सकता है? सबसे पहला लक्षण तो दर्द ही है, जो खासतौर पर अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमारा घुटना 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़ रहा है, जैसे पालथी मारना, इंडियन स्टाइल टॉयलेट में उकड़ू बैठना या सीढ़ियाँ चढ़ना, या फिर लंबा अगर चलना पड़ जाए, उस समय अगर आपको वेट बेयरिंग जॉइंट्स में, यानी कि हिप्स में, नी में या एंकल में अगर दर्द हो रहा है तो आपको इसकी जांच करानी चाहिए कि कहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत तो नहीं है। तो एक प्रारंभिक लक्षण जो है दर्द है। जी। इसके अलावा हम कई बार ये भी देखते हैं कि हाथ पैर के जोड़ या फिर कई बार उंगलियों की बनावट में भी परिवर्तन होता है, डिफॉर्मिटी दिखाई देती है। बिल्कुल। तो इसमें ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि धीरे धीरे जहाँ पे वेट बेयरिंग जोन है वहाँ से हड्डी ज़्यादा घिसती है और नॉन वेट बेयरिंग जोन में नहीं घिसती है, तो धीरे धीरे पैर, आपने देखा होगा, टेढ़े हो जाते हैं, अंदर बाहर की तरफ घुटना निकलने लग जाता है, वेरस बोलते हैं उसको हम। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का पैथोग्नोमिक फीचर है। अगर आपको दिखे कि पाँव बाहर की तरफ जा रहा है, घुटना बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी एडवांस स्टेज में है। उस तक नहीं पहुंचने देना है हमें, और जैसे ही दर्द की शुरुआत हो, मूवमेंट हमारे पेनफुल होने लग जाए, हमें तुरंत इसकी जांच करा के और इलाज इसका शुरू कर देना चाहिए। अब आते हैं जांच पर। कौन सी प्रमुख जांचें हैं जो एक हड्डी रोग विशेषज्ञ करवाता है? जी, प्राइमरीली तो एक्सरे ही किया जाता है। एक्सरे एक आम, बहुत इजीली अवेलेबल और बड़ा सस्ता सा जांच है, और उसमें काफ़ी हद तक हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस स्टेज में है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, तो आप उससे एक्सरे से काफ़ी हद तक पता लगा पाएंगे। और ग्रेड 2 और अर्ली ग्रेड 3 तक सिर्फ दवाइयों से ही इसका पूरी तरीके से उपचार संभव है। उसके बाद हो सकता है इंटरवेंशन, यानी इंजेक्शंस आते हैं, ग्रीस के, दवाइयों के इंजेक्शंस आते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेड 4 में हैं अनफॉर्चुनेटली, तो फिर सर्जरी इसका फिर एकमात्र उपाय है।
जैसे कि आपने उपचार बताया तो सर्जरी आपने अंतिम विकल्प बताया, लेकिन उससे पहले किस तरह का खान-पान हमारा हो और किन बातों को हम ध्यान रखें? बिल्कुल, तो इसमें अगर हम अपनी मसल्स को मजबूत रखेंगे, मांसपेशियों को मजबूत रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे जॉइंट्स ऑफलोड हो जाते हैं। उस पे उतना ज़ोर नहीं पड़ेगा जो एक आदमी अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है उस पे पड़ेगा। तो हमको एक एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाना चाहिए। जैसे हम खाते हैं, ब्रश करते हैं, ऐसे ही एक समय निर्धारित, ज़्यादा नहीं, आप आधा घंटा भी अगर सुबह वर्जिश को दे पाते हैं, एक्सरसाइज को दे पाते हैं, तो आप काफ़ी हद तक ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं। अगर आपका काम इस तरीके का जिसमें 90 डिग्री से ज़्यादा आपको बैठना ही है, तो फिर टाइम टू टाइम आपको बीच में खड़े होकर अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच करना चाहिए, जिससे एक ही पोजीशन में बहुत देर तक प्रेशर जोड़ पे ना बना रहे। और इसके अलावा खान पान की हम बात करें तो एक नॉर्मल जो हेल्दी डाइट होती है, बैलेंस डाइट होती है, वो लेना चाहिए। फैट, शुगर और नमक, ये चीज़ तीन थोड़ा कम होनी चाहिए, क्योंकि कैलोरीज अगर बढ़ेंगी, वजन बढ़ेगा, तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जोखिम के कारक कौन से हैं, रिस्क फैक्टर्स? रिस्क फैक्टर सर एज है, उम्र के साथ आता है, ये तो मुझे लगता है, इसीलिए ये तो सबको होना ही है। लेकिन अगर आप अपना वजन नियंत्रित रखेंगे, मसल्स अपनी मजबूत रखेंगे एक्सरसाइज के द्वारा, तो शायद आप उस जो एक नेचुरल रिस्क फैक्टर है एज, उससे बच जाएंगे। उसके अलावा अगर जैसे मैंने बताया काम आपका ऐसा है जिसमें 90 डिग्री से ज़्यादा घुटना मोड़ना ही है, तो बीच बीच में अपने को रेस्ट दीजिए, पाँव सीधा करिए और चोट से बचें। एक खासतौर पर एक उम्र के बाद कोई भी जोड़ की चोट अगर लगती है तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का जो रफ्तार है, जो रेट ऑफ डीजनरेशन है, वो बढ़ जाता है। उसको हम चोट ना लगा के रोक सकते हैं, मतलब ध्यान जी। रखें अपना। क्या ये खिलाड़ियों में होने की संभावना भी रहती है क्योंकि वो इंजरी प्रोन रहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उसके दो कारण होते हैं। एक तो इंजरी प्रोन है, प्लस उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा जोर पड़ता है। ज़्यादा जोर पड़ता है तो जो रेट ऑफ डीजनरेशन की हमने बात करी, जो घिसने की प्रक्रिया है, वो थोड़ी जल्दी होती है। लेकिन साथ ही खिलाड़ी अगर ध्यान रखें और अपने मसल्स को स्ट्रांग रख के जॉइंट को ऑफलोड रखें, तो कोई दिक्कत नहीं होती, सालों साल खेलते भी रहते हैं। डॉक्टर गौड़, क्या हमारी जो बदलती जीवन शैली है वो भी आर्थराइटिस को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है? जी बिल्कुल। अब आजकल तो कोरोना टाइम्स में भी हमने देखा कि पढ़ाई लिखाई भी कंप्यूटर पे हो रही थी, तो अगर हम आउटडोर एक्टिविटीज़ कम कर देंगे और जॉइंट मूवमेंट कम कर देंगे, तो जो एक नेचुरल ग्रीस फॉर्मेशन होता है वो मूवमेंट से ही होता है। जितनी ज़्यादा आप मूवमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपका साइनोवियल फ्लूइड जो ग्रीस है वो बनता है। तो अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं लगातार पूरे दिन, सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, तो उसमें दो नुकसान होते हैं। एक तो आपको सनलाइट नहीं मिल रही, तो विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी हो सकती है, और जॉइंट मूवमेंट ना होने के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी आप ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यदि आर्थराइटिस से हमको बचना है तो अपनी जीवन शैली में जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें हमें बदलाव लाना ही होगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आज की आवश्यकता है, और इसी विषय पे जनता को जागरूक करने के लिए ये वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कि लोग जानकार बन सकें और उस सर्जरी वाली स्टेज से पहले ही अपना बचाव कर सकें। जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से, क्या संदेश है आप? मेरा संदेश यही है कि कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सभी चीज़ आजकल, इंटरनेट और कंप्यूटर है, लेकिन उसके बावजूद अपने लिए कुछ समय निकालें, आधा घंटा रोज़ एक्सरसाइज करें, अपना खान पान बिल्कुल बैलेंस्ड रखें, फैट, शुगर और सॉल्ट, ये तीनों चीज़ें कम लें, और जब भी आप उस एज ग्रुप में हैं और आपको पेन की शुरुआत हो रही है तो जांच कराएं, जिससे समय पे पता लग सके और आपका इलाज बेहतर हो सके। डॉक्टर रमेश गौड़, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ विश्व आर्थराइटिस दिवस पर साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।